हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। निराला जी छायावाद के आधार स्तंभ थे। वह जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में कहीं प्रेम है, कहीं आध्यात्मिकता, तो कहीं दुखी दरिद्रों के प्रति सहानुभूति और संवेदना, कहीं देश प्रेम का जज्बा तो कहीं सामाजिक रूढ़ियों का विरोध व कहीं प्रकृति के प्रति अनुराग झलकता है। निराला जी की काव्य यात्रा विविध चरणों में विविध प्रवृत्तियों के साथ विकासोन्मुख हुई। उनकी काव्य कला का आरंभ सन 1916 में लिखी जूही की कली कविता से हुआ। यह कविता भाव और शिल्प दोनों ही दृष्टि से उत्तम है। सर्वप्रथम यह कविता महावीर प्रसाद द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने के लिए भेजी गई, परंतु वहां से अस्वीकृत होने पर मतवाला पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित की गई। इनकी दूसरी काव्य रचना परिमल है। इसमें विषय वैविध्य दिखाई देता है। इसमें तुम और मैं जैसी दार्शनिकता, आध्यात्मिक, जूही की कली, बादल राग, जागो फिर एक बार, भिक्षुक, विधवा जैसी प्रगतिशील रचनाएं हैं। वह हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। 1930 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह परिमल की भूमिका में वह लिखते हैं, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। जिस तरह मनुष्य कभी किसी तरह दूसरे के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम कार्य औरों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, फिर भी स्वतंत्र, इसी तरह कविता का भी हाल है। निराला के काव्य की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला है देश प्रेम की भावना। निराला की कविताओं में यह कामना भी व्यक्त हुई है कि परतंत्रता अभिशाप है, स्वाधीनता ही वरेण्य है। राष्ट्र प्रेम के भावों से भरी हुई अनेक कविताओं में उनकी यह कामना देखी जा सकती है। निराला का हृदय भारत माता की परतंत्रता से ही शुद्ध और व्यथित नहीं था, वह तो भारत की सामाजिक मान्यताओं से भी पूरी तरह व्यथित थी। भिक्षुक शीर्षक कविता भी इसी प्रकार की है। इसमें निराला समाज के अभिशाप तुल्य भिक्षुक को देखकर करहा उठते हैं और मानो यह प्रेरणा देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिमन्यु जैसा बनकर सामाजिक विषमता के चक्रव्यूह को भेदना चाहिए। जागो फिर एक बार के दूसरे भाग में निराला भारतीय इतिहास में वीरों की परंपरा का स्मरण दिलाते हुए जन जागरण का प्रयास करते हैं। सिंधु घाट में वासी भारतीयों की वीरता और शौर्य का गुणगान करते हुए कवि कहते हैं कि इस देश के वीरों ने रणभूमि में अपने प्राण न्योछावर करके अमरता को प्राप्त किया। उन्होंने महासिंधु के समान गंभीर गर्जन करते हुए
वीरता के गीत गाते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया। कवि ने अपने देशभक्ति की प्रति प्रेरणा को जागो फिर एक बार नामक कविता के माध्यम से व्यक्त किया। निराला के काव्य की दूसरी विशेषता है सामाजिक यथार्थवाद। निराला जी की रचनाओं में अनेक प्रकार के भाव पाए जाते हैं, किंतु सामाजिक यथार्थवाद उनकी रचनाओं में विशेषता लक्षित होता है। उन्होंने अपनी कविताओं में उपेक्षित पद दलित मानव को स्थान दिया। वह आम आदमी की पीड़ा को समझते हैं, अतः वह अपनी ओजपूर्ण वाणी में उपेक्षितों का बड़ी सशक्तता के साथ वर्णन करते हैं। तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, किसान, कुकुरमुत्ता, विधवा आदि कविताओं में निराला का प्रगतिवादी स्वर सुनाई देता है। इलाहाबाद में तोड़ती पत्थर महिला पर लिखी गई उनकी कविता आज भी सामाजिक यथार्थ का एक आईना है। निराला समाज की उस भयंकर विषमता से भी पीड़ित थे, जिसके फलस्वरूप कुछ व्यक्ति तो आलीशान भवनों में सुख और चैन की जिंदगी बसर करते हैं और दूसरी ओर कुछ व्यक्ति दिन रात परिश्रम करके भी अपना पेट नहीं भर पाते। इस स्थिति को वह तोड़ती पत्थर कविता में देखा जा सकता है। उनका जोर वक्तव्य पर नहीं बल्कि चित्रण पर था। निराला के काव्य की तीसरी विशेषता है मानवतावादी दृष्टिकोण। निराला मानवता पर होने वाले अत्याचारों को सहन नहीं कर सकते थे। वह एक और तो उच्च वर्ग की तानाशाही से विद्रोह कर उठते थे, दूसरी ओर सामाजिक वैषम्य को भी लक्षित करके क्रांति करने को संकल्पित रहते थे। ऐसा नहीं है कि वह केवल सोचते हों कि समाज में नव जीवन का संचार हो, बल्कि अपनी सामाजिक दृष्टि को वह अपनी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्ति भी देते रहे थे। विधवाओं की स्थिति से वह दुखी थे, उन्हें सुखी और शांत जीवन बिताते हुए देखना चाहते थे। यही कारण है कि वह विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा, दीप शिखा के समान शांत, क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा के समान भयंकर और टूटे तरु की लता के समान दिन मानते हुए उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। इतना ही नहीं, कवि की संवेदना और सहानुभूति है जो सामाजिक वैषम्य से प्रताड़ित मानवों के प्रति सहसा उनके हृदय से फूट पड़ती है। इस प्रकार की कविताओं को पढ़कर हम सहज ही निराला की मानवतावादी दृष्टिकोण का अनुमान लगा सकते हैं। निराला के काव्य की चौथी विशेषता है सांस्कृतिक दृष्टिकोण। निराला का सांस्कृतिक बोध विशिष्ट रूप से तुलसीदास में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि निराला ने केवल कथ्य के माध्यम से ही अपने सांस्कृतिक बोध को व्यक्त किया हो। उन्होंने अपनी कविताओं में सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रयोग करके अपने सांस्कृतिक बोध को अभिव्यक्ति दी है। इस संदर्भ में खंडहर के प्रति, यमुना के प्रति, दिल्ली, जागो फिर एक बार और देवी सरस्वती आदि कितनी ही कविताएं विशेष महत्व रखती हैं। निराला ने यमुना को एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में ग्रहण किया है। वह भारतीय संस्कृति गौरव का अभिन्न अंग है। मुक्तिगान, सामूहिक गान में भारत की वैदिक कालीन संस्कृति प्रकट हुई है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि निराला सांस्कृतिक बोध के प्रतिभाशाली कलाकार थे। निराला के काव्य की पांचवी विशेषता है स्वतंत्र एवं स्वच्छंद दृष्टिकोण। निराला एक स्वतंत्र एवं स्वच्छंद विचारों के कवि रहे हैं। अन्य छायावादी कवियों की अपेक्षा
निराला अधिक विरोधी और स्वच्छंदतावादी दिखाई देते हैं। अपनी संस्कृति की प्रशंसा करने वाले को ललकारते हुए एक स्थल पर वह कहते हैं, 1000 वर्ष से सलाम ठोकते ठोकते नाक में दम हो गया, अपनी संस्कृति के लिए फिरते हैं। ऐसे लोग संसार की तरफ से आंखें बंद कर अपने ही विवर को पात्र बन बैठे रहते हैं, अपनी ही दिशा में ऊंट बनकर चलते हैं। निराला जी पुरानी रूढ़ियों और जड़ परंपराओं को नष्ट करने में हमेशा आमादा दिखाई पड़ते हैं। अपनी बेटी सरोज के लिए वह सामाजिक नियमों को तोड़ने के लिए लिखते हैं, तुम करो ब्याह तोड़ता नियम, मैं सामाजिक योग के प्रथम, लग्न में पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, यदि पंडित जी कहे होंगे स्वतंत्र। यही नहीं, निराला एक जगह स्थिर होकर कविता पाठ भी नहीं करते थे। वह एक बार एक समारोह में आकाशवाणी को उनकी कविता का सीधा प्रसारण करना था, तो उनके चारों ओर माइक लगाए गए कि पता नहीं वह घूमकर किस कोने से कविता पढ़े। निराला की रचना धार्मिकता के एक रास्ता का पुट नहीं है। वह कभी भी बंधकर नहीं लिख पाते थे और ना ही यह उनकी फक्कड़ प्रकृति के अनुकूल था। निराला की जूही की कली कविता आज भी लोगों के जहन में बसी है। इस कविता में निराला ने अपनी अभिव्यक्ति को छंदों की सीमा से परे छंद विहीन कविता की ओर प्रवाहित किया है। निराला के काव्य की छठी विशेषता है व्यंग्यपूर्ण उक्तियाँ। निराला की प्रौढ़ कृतियों में व्यंग्यपूर्ण उक्तियों की सर्जना रही है। इस प्रकार की कुछ कविताएं अनामिका में संग्रहित हैं। निराला और पंत मूलतः अनुभूतिवादी कवि हैं। ऐसे व्यक्ति परिस्थितियों से बहुत प्रभावित होते हैं। कुकुरमुत्ता इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। धनी लोगों के प्रतीक बने हुए गुलाब के माध्यम से निराला ने जो व्यंग्य किया है वह व्यक्ति को भीतर तक हिला डालता है। उनके व्यंग्य का आधार सामाजिक वैषम्य, निर्धनों का शोषण एवं उत्पीड़न तो है ही, साथ ही राजनीतिज्ञों और साहित्यकारों तक को उन्होंने अपने व्यंग्य का निशाना बनाया। वास्तव में निराला ने उन सभी को व्यंग्य का निशाना बनाया जो तत्कालीन साहित्य और समाज में वृत्तियों के रूप में फैल रहे थे तथा जिनमें तथ्य कम, ढोंग अधिक था, असलियत कम और दिखावा अधिक। चरखा चला, कुत्ता भौंकने लगा, रानी और कानी, खजोहरा, गरम पकौड़ी, महंगू महंगू रहा आदि कविताओं में व्यंग्य का स्वर सुनाई देता है। यथार्थ का वर्णन करने के लिए तीखे और पैने व्यंग्य का सहारा लिया गया है। उसके व्यंग्य की चरम सीमा को उनकी 2 गद्य रचनाओं कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया में देखा जा सकता है। निराला के काव्य की 7वीं विशेषता है आध्यात्मिक विचारों का समन्वय। निराला पर किसी एक दर्शन का प्रभाव नहीं है। उनका दर्शन समन्वयवादी है। वह ना तो कोरे तर्कवादी थे, ना भक्तिवादी और ना कर्मवादी। वह तो इन तीनों को मिलाकर ही मानवीय व्यवहार की पूर्णता की कल्पना करते थे। निराला के काव्य में आध्यात्मिक विचारों का अखंड स्रोत प्रवाहित है। निराला विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस से भी पर्याप्त प्रभावित थे। उनकी बाद की रचनाओं में दुनिया के लिए संदेश और भगवान के प्रति प्रयास। अणिमा जीवन के इन्हीं पक्षों की घोतक है। सामाजिक वैषम्य, बेकारी, भुखमरी, गरीबी की मार से पीड़ित
जनता की दशा को देखकर यहाँ इनके मन में इनके प्रति करुणा का भाव उत्पन्न हुआ है। वही पूंजीपतियों सामंतशाही के प्रति आक्रोश और विद्रोह का भाव भी जागृत हुआ है। इसके पश्चात निराला जी का काव्य अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचता है और वह आध्यात्मिक भाषा से अनुप्राणित होते हैं। अर्चना, आराधना और गीत गुंज में यह देखा जा सकता है। इनकी अनुभूति की तीव्रता मन को भीतर से कुरेद देती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निराला के काव्य की 8वीं विशेषता, जो है रहस्यवादिता। अन्य छायावादी कवियों की तरह निराला के काव्य में भी रहस्यवाद की झलक मिलती है, पर लोकमान्यता के आधार पर निराला ने विषय वस्तु में नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। पंचवटी प्रसंग में कवि ने भक्ति, योग, कर्म, ज्ञान आदि का समन्वय करने का प्रयास किया है। जूही की कली, तुम और मैं आदि कविताओं में कवि की रहस्यवादी भावना देखी जा सकती है। निराला के काव्य की 9वीं विशेषता है भाषा विविधता। निराला जी की मौलिकता उन्हें एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करती है। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रायः संस्कृतनिष्ठ साहित्य हिंदी का प्रयोग किया। निराला जी की भाषा लाक्षणिक प्रयोगों तथा नवीन उपमानों के लिए भी प्रसिद्ध है। अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ एवं साहित्यिक होने के कारण इनकी भाषा पर आरोप लगते रहे कि इनकी कविताएं केवल साहित्य मर्मज्ञों एवं विद्वानों के लिए ही है। लेकिन इनकी कुछ ऐसी कविताएं भी हैं जिनमें इन्होंने सरल, सहज हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया है। परिष्कृत और सशक्त भाषा का रूप हमें राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसे काव्यों में देखने को मिलता है। इन काव्यों में संस्कृतनिष्ठ भाषा का जो रूप मिलता है वह केवल सामासिक शब्दावली से युक्त है, अपितु समासांत पदावली और ओजस्वी शब्द विधान से भी सशक्त हैं। माधुर्यपूर्ण और सोष्ठपूर्ण भाषा को जूही की कली, यमुना के प्रति, शैफालिका और सांध्य सुंदरी आदि भाषा का चौथा रूप, जिसे बोलचाल की चलती हुई भाषा कहा जा सकता है। कोमलकांत पदावली इनकी काव्य भाषा की विशेषता है। वह शब्दालंकारों और अर्थालंकारों दोनों का ही सफल प्रयोग करते हैं। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, रूपक, यमक आदि अनेक प्रिय इनके अलंकार हैं। इनकी भाषा में वीर, करुण, श्रृंगार रसों की प्रधानता के साथ सभी प्रकार के नव रसों की सृष्टि हुई है। बसंत पंचमी और निराला का संबंध बड़ा अद्भुत रहा है। इस दिन हर साहित्यकार उनके सानिध्य की अपेक्षा रखता है। ऐसे ही कई क्षणों में निराला की काव्य रचना में यौवन का भावावेग दिखाई देता है। निराला के काव्य की 10वीं विशेषता है छंद योजना। निराला द्वारा प्रयुक्त मुक्त छंद का आधार कवित छंद है। मेरे गीत और कला शीर्षक निबंध में उन्होंने लिखा है, भावों की मुक्ति छंदों की मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद हैं। परिमल के द्वितीय खंड की रचनाएं स्वच्छंद छंद में लिखी गई हैं, जिसे निराला मुक्ति गीत कहते हैं। इन गीतों में तुक का आग्रह तो है, पर मात्राओं का नहीं। मुक्त गीत चित्रण प्रधान और मात्रिक छंद में लिखी गई कविताओं में भाव और कल्पना की प्रधानता देखी जा सकती है। इसमें कवि को भावानुकूल चरणों के प्रसार की खुली छूट है। भाव की पूर्णता के साथ वृत्त भी समाप्त हो जाता है।
आज तो मुक्त वृत्त काव्य रचना का मुख्य छंद हो गया है, पर अपनी विशिष्ट नाद योजना के कारण निराला ने उनमें प्रभावपूर्ण संगीतात्मकता ला दी है। निराला के काव्य की 11वीं विशेषता है गीतात्मकता। गीतात्मकता छायावादी कवियों के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। निराला जी ने प्रगीतों की रचना की है। ये प्रगीत गेय होने के साथ साथ नाद योजना से युक्त हैं। इनके गीतों पर बंगला का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। भाषा की दृष्टि से इस समय के गीत अधिकांशतः श्रृंगारिक हैं। श्रृंगार के अंतर्गत मानवीय श्रृंगार और प्राकृतिक श्रृंगार दोनों आते हैं। प्रथम में नारी अनेक रूपों में चित्रित है। पारिवारिक जीवन की अनेक छवियां अंकित हैं। प्राकृतिक श्रृंगार में बहुसंख्यक ऋतु गीत हैं। इन रचनाओं का दूसरा पक्ष प्रार्थना परक गीतों का है। जननी को संबोधित करते हुए बहुत से विनय और प्रार्थना के गीत लिखे गए हैं। तृतीय श्रेणी दार्शनिक गीतों की है, जिसका एक सुंदर दृष्टांत कौन तम में पार है। शेषफुट गीतों में भारती जय विजय करे जैसे राष्ट्रीय गीत भी सम्मिलित हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना निराला के काव्य की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।